Myself, Jyoti Rathod, Assistant Professor Chemistry, Government EVPG College, Korba. So, bachcho, today I have to take the class of BSc second year, first paper in Organic Chemistry, third unit it is. And today my topic is electroneutrality, principle and back bonding. Okay. So, it's a recent topic. अगर आप complex compound, coordination compound बहुत अच्छी तरीके से clear कर लिए हैं तो देन आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें अब तक प्रीवियस क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिकों के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो वन बाय वन हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट टॉपिक बच्चों हम इसमें देखते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? A molecule or ion in which a metal atom is covalently bound to one or more ligand। यानी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स, एक ऐसे संकुल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो संक्रमण धातु है जो कि एक केंद्रीय धातु की तरह व्यवहार कर रहा है, उससे जब लिगेंड जुड़े रहते हैं, एक या एक से ज्यादा लिगेंड जब जुड़े होते हैं तो वो एक संकुल यौगिक का वहां पे निर्माण करता है। दूसरा हमारा है लिगेंड। लिगेंड ए मॉलिक्यूल, एटम और आयन दैट इज कोवेलेंटली बाउंड टू ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है उसे हम लिगेंड कहते हैं, यानी कि लिगेंड कहते हैं। देन आपका है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें दो चीजें यहाँ पे मिल गई हैं। एक हमको केंद्रीय धातु मिल गया है जिसके पास रिक्त ऑर्बिटल है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। वहीं पे हमको कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल, ऐसे भी अणु मिल चुके हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की वहां पे क्षमता रखते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल वहां पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल है और एक यहाँ पे ग्रहण करने के लिए, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि आगे के टॉपिक के लिए तीनों चीजें बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिगेंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, केंद्रीय धातु जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और इनके मिलने से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि एक आपका संकुल यौगिक का निर्माण होता है। और जब लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और केंद्रीय धातु ग्रहण करता है तो इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आपका आते हैं, दैट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे समझने की आवश्यकता है क्यों? इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक पॉइंट क्लियर करना होगा। हम ऑलरेडी जब से हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है, हमने मेटल के बारे में ये बोला है कि मेटल वह होता है जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, मीन्स मेटल विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ाई करते हैं तो हमने हमेशा एक ही बात बोली है कि जो केंद्रीय धातु है उसमें रिक्त ऑर्बिटल होते हैं और वो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो सवाल ये उठता है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो वो आखिर किसी दूसरे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, और अगर वो उनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या वो स्टेबल होगा? तो अब क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेगा कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जाए। तो इन दैट कंडीशन मेटल यहाँ पे एक वर्क करते हैं, दैट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का क्या अर्थ होता है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें तो CO कार्बोनिल एक लिगेंड को शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, लिगेंड का नेचर तो है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, पर मेटल क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर लिगेंड ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब मेटल क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनके पास बच रहे हैं वो वापस उसको लिगेंड को डोनेट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उनके पास आया था उस इलेक्ट्रॉन को वापस वो लिगेंड को डोनेट कर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज ए बैक बॉन्डिंग।
So this feeding of electron density into pi orbital on the ligand effect bond length in the complex definitely. अब जब ये बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ में भी डेफिनेटली इफेक्ट होगा. तो बॉन्ड लेंथ में इफेक्ट कैसे हो रहा है बच्चों? द मेटल कार्बन बॉन्ड विल शॉर्टन. जो मेटल और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो उसकी दूरी है, वो डेफिनेटली वहां पे कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का प्रोसेस चल रहा है. वहीं पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा डेफिनेटली इंक्रीज होगा. तो ये कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे वो शो करते हैं. मेटल और कार्बोनिल मिलके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं. ओके, इसको और थोड़ा अच्छे से डिटेल से अगर हमको समझना है तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपका क्या होगा बेटा? थोड़ा ध्यान से हम इसको समझते हैं कि आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है. एक ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है जिसमें डी ऑर्बिटल है और ये कार्बोनिल है. तो इसको कलर से यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ पे एरो किसको शो कर रहा है? बैक बॉन्डिंग को शो कर रहा है. वहीं पे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. यहाँ पे ट्राइफेनल फॉस्फेन का एग्जाम्पल हमने लिया है. दोनों की कंडीशन है बेटा, आप डिफरेंस को ध्यान से समझिए. पहले वाले सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, यानी कि बॉन्डिंग वाला सिचुएशन है. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेटल रिवर्स डोनेट कर रहा है टू लिगेंड. दैट मीन्स बैक बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन. आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो इसको हम और दो तरीके से बता रहे हैं. यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं. एग्जाम्पल आपका वही है. दो सिचुएशन जो हमने बताया था आपका वही सिचुएशन यहाँ पे भी है. एक जिसमें लिगेंड डोनेट कर रहा है, एक जिसमें मेटल वापस बैक बॉन्डिंग कर रहा है. हम एक चीज जो इसमें एक्स्ट्रा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्ड मेटल T2G, यानी कि उसका जो डी ऑर्बिटल की हम जब स्प्लिटिंग करते हैं तो T2G और Eg का फॉर्मेशन करता है. तो हम ये बता रहे हैं कि फिल्ड मेटल T2G का है, इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, और लिगेंड यहाँ पे उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हो गया जिसे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो इन दैट कंडीशन वहां पर हम उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज्यादा हो जा रही है तो इन दैट कंडीशन हम वहां पे कैसे उसको इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर सकते हैं. तो एक तो हमने बैक बॉन्डिंग की बात की कि हमने मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस लिगेंड को दे दिया. एक और सिचुएशन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंशन करना है. कैसे होगा? आप अगर इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे, मेटल है, हमारे पास 6 अमोनिया के लिगेंड है. ठीक. अब हम क्या देख रहे हैं कि मेटल में पॉइंट को फिर से रिपीट करिए जो मैंने पहले बोला था. हम जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि मेटल मीन्स क्या होता है, विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन. बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है वो इन 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी. जैसा हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं, मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ये जो 6 लिगेंड है ये इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन हमारा अराइज हो रहा है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हुए भी वाई वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. और चलिए इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो वहां पे क्या होगा उस कंडीशन में बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल में बहुत हाई हो जाएगी. तो अगर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी तो मेटल कैन नॉट सस्टेन. मेटल उस कंडीशन में सस्टेन नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत डेंसिटी हाई हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स कैसे एग्जिस्ट करेगा. तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, हमको कॉम्प्लेक्स को एनी हाउ स्टेबलाइज करना है. तो स्टेबलाइज करने के लिए हम वहां पे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे. तो स्टेबिलिटी को हम डिनोट करने के लिए हम एक इस पे क्लासिफिकेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं कि अगर हमको स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करना है तो हाउ इट इज पॉसिबल. 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाय लिगेंड एंड बाय मेटल. पहला सिचुएशन बेटा यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बाय लिगेंड कैसे हो सकता है. देखिए हमारा मेन मोटो यहाँ पे क्या है कि हमको एनी हाउ मेटल से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आउट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेटल के साथ ऐसे लिगेंड को अटैच करें जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसा हम यहाँ पे फ्लोराइड को ले रहे हैं.
तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे तो वो क्या करेंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेंगे। तो जब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेंगे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे स्टेबल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर सेइंग, स्टेबलाइजेशन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड। सेकेंड सिचुएशन हम क्या देख रहे हैं, बाय पाई बैक बॉन्डिंग, जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, फिर से उसे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर सकता है। और क्या सिचुएशन है, मेटल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, तो मेटल के कंट्रीब्यूशन को हम कैसे समझाएंगे, बाय लोवरिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बच्चों, हमको मालूम है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं रहेगा। अब जब वो स्टेबल यानी स्थायी नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि कंपाउंड बन नहीं सकता। तो हमको एनी हाउ क्या करना है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, बाय लोवरिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर। हमको मालूम है कि मेटल के पास अगर 6 लिगेंड है, तो अगर ये 6 के 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे तो डेंसिटी डेफिनेटली बहुत इंक्रीज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे, यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स एक मेटल 6 लिगेंड से घिरा है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 लिगेंड को यहाँ से आउट कर देते हैं। तो जब हम 2 लिगेंड को आउट करेंगे तो पहले सिचुएशन जिसमें 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही थी, अब लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, 4। तो डेफिनेटली अब इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी कम होगी। अब यदि लिगेंड की संख्या हम और कम कर देते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका और कम हो जाएगा। तो मीन्स व्हाट वी आर सेइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मेटल डिक्रीजिंग ड्यू टू लोअरिंग ऑफ लिगेंड। वन मोर सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस रहेगा दैट मीन्स वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उससे लेस लिगेंड ही रिएक्ट कर पाएंगे, तो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। यदि आप यहाँ पे निकल, सपोज हमने एग्जांपल लिया है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मोर लिगेंड विल बी देयर, तो डेफिनेटली कंपाउंड वहां पे क्या होगा, स्टेबल होगा। मीन्स हम इलेक्ट्रॉन के स्टेबलाइजेशन को 2 तरीके से समझा सकते हैं, बाय लिगेंड, बाय मेटल। बाय लिगेंड में बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय पाई बैक बॉन्डिंग। बाय मेटल में बाय लोवरिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रलिटी है वहां पे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जो हम ये सब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का कुछ रीजन होना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसके टोटल 5 एप्लीकेशन हमको स्टडी करना है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। Relative stability of non-transition metal complex we can study. Thirdly, stability of order of coordination number 4 and 6, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होता है उसकी स्टेबिलिटी हमें पता चल जाएगी। फोर्थ, हमको ये भी पता चल जाएगा कि कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। फिफ्थ, हम ये भी पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल जो 0 और 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट जिनके लेस रहते हैं उनका क्या सिचुएशन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। ओके, तो इसको हम 1 बाय 1 डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे आते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन नंबर भी वहां पे बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एम मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को डिनोट कर रहा है, XYZ जो है वो लिगेंड को डिनोट कर रहा है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जो हम यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड के सिचुएशन में आप जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एल्यूमिनियम डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड है H2 उसका ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आपका, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं, एक एल्यूमिनियम है जिसके साथ में लिगेंड अमोनिया है, एक एल्यूमिनियम है जिसके साथ में लिगेंड H2 है। ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा H2। वाई, बिकॉज द रीजन कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इन कंपैरिजन टू दैट हम देखेंगे कि
ये जो कंपाउंड है आपका वो मोर स्टेबल है। थर्ड जो आप सिचुएशन यहाँ पे स्टडी कर सकते हो दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है बच्चों, स्कैंडियम से हम कॉपर में जा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रोमियम हम जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं। आप इन कन्फिगरेशन से उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ पे देखो बेटा, स्कैंडियम से हम कॉपर में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फिक्स रखा है। मीन्स डी में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। D1 to D2, D3, D4 डेफिनेटली D9 तक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स D इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, जो आपका ट्रांजिशन मेटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली उस कंडीशन में स्टेबलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट बोला है कि अगर हमको स्टेबलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को लेस रखना होगा। अब 2 पॉइंट हमारे और बच गए। वो 2 पॉइंट क्या हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसस्यन यौगिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि COF6 एग्जिस्ट कर रहा है बट COCl6 नहीं एग्जिस्ट हो रहा। ना हमने COBr6 के बारे में सुना है, ना हमने COI6 के बारे में। बेटा बहुत सिंपल सा रीजन है जो मैंने अभी कई बार रिपीट किया है। सेम रीजन इज हियर। अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कंपेयर करते हो तो जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेंगे, आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उससे पूरे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट हमको मालूम है कि COF6 एग्जिस्ट, बट आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनसे में लास्ट पॉइंट आपका है कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल विद 0 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 4 से रिलेटेड कंपाउंड बन रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा, दैट मीन्स आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकते हैं। ओके तो ओवरऑल आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेबलाइज हो तो आपको मेन ये वर्क करना है कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन आपके पास वहां पे प्रेजेंट है जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल है, आप जब लिगेंड से उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। तो हमको कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, एनी हाउ हमको मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन तो हमने बोला, एक तो पाई बैक बॉन्डिंग हमने देखा, और जो सेकेंड सिचुएशन हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के लिए जो अलग अलग कंडीशंस बताए, उस कंडीशन से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबल कर सकते हैं। और इसी की वजह से ही होता है कि जो D1 to D9 में जो शुरू के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं। ये सब भी कुछ रीजन बिकॉज ऑफ दैट ओनली होता है। आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।